Hello, my dear learners. I welcome you here at my channel. My dear learners, आज हम अपने विषय से थोड़ा हटकर एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज पूरे भारतवर्ष में अगर कोई टॉपिक चर्चित है तो वो है गलवान घाटी का युद्ध। गलवान घाटी के अंदर भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ है। 15 और 16 जून की दरमियानी रात को वहां जिस तरह से हमारे सैनिकों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, पूरे भारतवर्ष को अपने सेना और सैनिकों पर गर्व है। माय डियर लर्नर्स, जैसा आप सब जानते हो, चीन एक विस्तारवादी देश है। चीन अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहता है, दूसरे देशों को नीचा दिखाना चाहता है, उनके ऊपर अपना प्रभाव जताना चाहता है। इसी तरह की एक कोशिश चीन ने हमारे साथ भी की। 15 और 16 जून की दरमियानी रात को हमारे सैनिक रेगुलर वॉच पर थे, सीमाओं की निगरानी कर रहे थे। उसी समय हमारे 16 बिहार के कमान अधिकारी कर्नल संतोष बाबू ने देखा कि चीन ने हमारी सीमा के बहुत नज़दीक मोर्चाबंदी की हुई थी। तो हमारे कमान अधिकारी ने इसके ऊपर विरोध जताया। विरोध जताने पर चीनी सैनिकों ने हमारे निहत्थे सैनिकों पर हमला बोल दिया और जिसमें हमारे कर्नल संतोष बाबू और 19 सैनिक शहीद हो गए। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति मातृभूमि के लिए दे दी। इसके बाद तो पूछो मत क्या हुआ। भारतीय सेना की 16वीं बिहार रेजिमेंट के जवानों के बीच में यह बात एक चिंगारी के रूप में फैली और जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना चीनी सैनिकों के ऊपर एक भूखे शेर की तरह धावा बोला और एक एक करके 47 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। और चीनी सैनिक वहां से खदेड़ा उनको और पीछे भगाया। उसके बाद चीनी सेना को पता चला कि भारतीय सेना में कितनी ताकत है। भारतीय सेना वास्तव में एक विश्व की सर्वोपरि सेनाओं में से एक है। भारतीय सेना के जवान अपने कमान अधिकारी और अपनी यूनिट के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। उनका कमान अधिकारी माँ बाप के समान होता है और उसकी यूनिट उसका एक सैनिक का घर होता है। ऐसी सिखलाई भारतीय सैनिक को ट्रेनिंग के दौरान ही दी जाती है। तो इंडियन सोल्जर and Indian Army is an exemplary army in the world. जब चीन ने अपनी मुंह की खाई और उसके बाद 3 जुलाई को हमारे नेतृत्व का सर्वोच्च कमान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने
लद्दाख में दुर्गम चौकियों पर सैनिकों को संबोधित किया और सैनिकों का मनोबल ऊपर किया। ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश सुरक्षित है। चीन के ऊपर चारों तरफ से चीन की भर्त्सना शुरू हुई, आलोचनाएं हुई और आखिरकार चीन इस बात को चीन ने मान लिया कि वो अपनी सेनाओं को विवादित क्षेत्र से 2 किलोमीटर पीछे हटाएगा। तो ये हमारी कूटनीतिक विजय है। मीन्स गलवान घाटी के अंदर भारत की विजय हुई, ऐसा पूरा विश्व जानता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये गलवान घाटी लद्दाख क्षेत्र में है और ये गलवान घाटी के ऊपर जो हमारी सेनाओं ने पराक्रम दिखाया, उस पराक्रम का आज पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। चाइना के साथ हमारी 4000 किलोमीटर से ज़्यादा सीमाएं लगती हैं। जम्मू कश्मीर की सीमाएं, हिमाचल प्रदेश की सीमाएं, उत्तराखंड की सीमाएं, अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं से चाइना की बाउंड्री लगती है। चाइना ने पहले भी कभी अरुणाचल प्रदेश में, कभी सिक्किम में इस तरह की वारदात, छोटी मोटी वारदात की थी, परंतु उसको सबक नहीं मिला था। इस बार भारतीय सेना ने उसे एक अच्छा सबक सिखाया। माय डियर लर्नर्स, अब मैं आपको ये जो जम्मू कश्मीर का जो एरिया है ये कैसे विवादित है, इसके बारे में मैं आपको प्रकाश डालूंगा। इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। जम्मू कश्मीर हमारा ताज है। जम्मू कश्मीर हमारे देश का हिस्सा था, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा चीन ने कैप्चर कर लिया। उस इलाके को कहते हैं अक्सई चीन। कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने कैप्चर किया, उसे कहते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। सो माय डियर लर्नर्स, अब हर भारतीय की इच्छा है कि हम अपना चीन से एरिया को छुड़वाएं, पाकिस्तान से जो एरिया उन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ है उससे हमें छुड़वाएं। अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर की क्या सिचुएशन है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर में 3 डिवीज़न है, एक है कश्मीर, एक है जम्मू, तीसरा है लद्दाख। कश्मीर डिवीज़न टोटल 15.73% एरिया को कवर करता है और इसमें 10 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। जम्मू का एरिया 25.93% एरिया को कवर करता है, उसमें 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। लद्दाख का एरिया 58.33% को कवर करता है, उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, लेह और कारगिल। तो ये तो जम्मू कश्मीर का पूरा एरिया है, कौन कौन से डिवीजन में कितना एरिया कवर करता है। अब जम्मू कश्मीर का कितना एरिया किस देश के पास है? इंडिया के पास है 45.62%, पाकिस्तान के पास है 35.15%, चाइना के पास है 19.23%। अब ये जो चाइना और पाकिस्तान के पास है इसे हमें वापस लेना है।
अब जम्मू कश्मीर की मैं थोड़ी बैकग्राउंड आपको समझाना चाहता हूं ताकि आप समझें कि हमारा क्या जस्टिफाइड क्लेम है। जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा स्टेट पहले महाराजा रणजीत सिंह के अधीन होता था। सिखों के शासनकाल में महाराजा रणजीत सिंह पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का ये जो बाउंड्री है इसके ऊपर महाराजा रणजीत सिंह राज करते थे। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होने के बाद सिख साम्राज्य थोड़ा कमजोर पड़ा और कमजोरी को देख करके ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिखों के खिलाफ युद्ध किया। उसे कहते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 11 दिसंबर 1845 से शुरू हुआ और 9 मार्च 1846 को खत्म हुआ। लगभग 3 महीने ये युद्ध चला। इसमें सिख पराजित हुए और ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें विजयी हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी को उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट किया यहां का महाराजा गुलाब सिंह ने। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अमृतसर संधि जो कि 1846 में हुई थी, अमृतसर संधि के तहत महाराजा गुलाब सिंह को पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का एरिया 70 लाख 89 रुपीज में बेच दिया। यानी महाराजा गुलाब सिंह के अधीन पूरा जम्मू एंड कश्मीर का इलाका आ गया। महाराजा गुलाब सिंह के वंशज ने पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपर राज किया 1947 तक। 1947 को भारत के 2 टुकड़े हुए, पाकिस्तान और इंडिया। ओके, और ये जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी, इस रियासत के ऊपर उस समय महाराजा थे हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह ने अपने आप को स्वतंत्र रखा। महाराजा हरि सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर को इंडिपेंडेंट स्टेट रखा, अपने अधीन रखा। अब क्या हुआ, पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना चाहता था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ आए और इंडिया चाहता था कि इंडिया के साथ आए। तो पाकिस्तान ने और उससे पहले पुंछ के अंदर लगभग 60,000 पूर्व सैनिकों ने महाराजा हरि सिंह को कर देना बंद कर दिया और उन्होंने महाराजा हरि सिंह का विरोध किया। उसके बाद पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना ने, जैसे आजकल भी पाकिस्तान आतंकवादी हरकतें करवाता है, इसी तरह की आतंकवादी हरकतें उन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर कराई और पश्तून ट्राइबल्स जो कि पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लोग थे, उन लोगों को हथियार दे करके और जम्मू कश्मीर के ऊपर धावा बोला पश्तून ट्राइबल्स ने। पश्तून ट्राइबल्स आगे बढ़ने लगे और जम्मू कश्मीर के इलाके को कैप्चर करने लगे। महाराजा हरि सिंह को आभास हो गया था कि अब उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बेटर है कि इंडिया के साथ मिल जाए और इंडिया की ट्रूप्स फिर इनको पश्तून ट्राइबल्स को रोके और पाकिस्तान में जाने से बचे। तो 22 अक्टूबर 1947 को पश्तून ट्राइबल्स ने अटैक किया। वो श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। तो 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को फोन किया कि हम जम्मू एंड कश्मीर को भारत के साथ विलय करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि कुछ ऑटोनॉमी जम्मू एंड कश्मीर को दी जाए। जवाहरलाल नेहरू ने उनकी बात मानी और उसी समय इंडियन ट्रूप्स को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर पहुंचाया गया। इंडियन ट्रूप्स ने पश्तून ट्राइबल्स और जो दूसरे विरोधी मुस्लिम ट्राइबल्स थे उनका सामना किया और उनको वहीं पर रोक दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया।
तो इस तरह की ये झगड़े होते रहे और 31 दिसंबर 1948 को सीज फायर हुआ। यूएनओ ने सीज फायर डिक्लेयर किया कि जहां पर आप हैं वहीं पर रहें और इसके बाद कोई भी लड़ाई ना लड़े। तो क्योंकि यूएनओ बन चुका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दोनों सेनाओं ने जहां थे वहीं पर रुक गए और जहां पर वो थे उसको LOC माना गया, लाइन ऑफ कंट्रोल माना गया पाकिस्तान और इंडिया की। तो ये है LOC के बारे में और कश्मीर के बारे में। उसके बाद आप सोचते होंगे कि ये अक्साई चीन, ये वाला इलाका चीन के पास कैसे गया। चीन 1950 में आजाद हुआ और 1951 में चीन का यहां पर एक प्रोविंस है सीजियांग। चीन ने सीजियांग से और तिब्बत तक एक रोड बनाया। भारत ने इसका विरोध किया परंतु चीन ने नहीं माना और धीरे धीरे 1962 का भारत इंडो चाइना वॉर हुआ और ये अक्साई चीन का इलाका चीन ने कैप्चर किया। और क्योंकि इंडिया उस समय शांति चाहता था, इंडिया ने पंचशील का सिद्धांत लागू किया था, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था और हमने ये अपना इलाका चीन के हाथों खो दिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया इज नाउ नो मोर लेस देन चाइना। इंडिया की सेना अब बहुत मजबूत है, जैसा उन्होंने गलवान की घाटी में अभी 15 और 16 जून को दिखाया। यहां पर 1962 में इंडिया ने एक एयर स्ट्रिप बनाया था। उस एयर स्ट्रिप का नाम है दौलता बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप। ये विश्व की सबसे हाईएस्ट एयर स्ट्रिप है। इंडिया ने भी अब इस एयर स्ट्रिप से लेकर के और लेह तक एक रोड बनाया है। उस रोड को कहते हैं DSDBO, दरबुक सियोक दौलता बेग ओल्डी रोड। ये रोड हमारे लिए एक जीवन दान साबित हो रहा है क्योंकि हम अपनी ट्रूप्स को आराम से इस रोड से भेज सकते हैं, सामान को भेज सकते हैं और ये जो हमारी एयर स्ट्रिप है इसको यूज कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कीपिंग ऑल दीज थिंग्स in your view, now I can say India is strategically equipped. India is equipped with modern weapons and India is not less than in any respect than China now. So my dear students, I hope you have liked this video. Please like, share and subscribe my channel. I will be with you with a new video very shortly. Till then, bye.